एंटरटेनमेंट सेक्टर में स्योताजी एंड द बॉयज ने डेब्यू के साथ ही बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला था और उनका फैंडम भी काफी तेजी से एक्सपेंड हुआ था। पर 1995 में उनके एक सॉन्ग ने एंटरटेनमेंट सेक्टर को पूरी तरीके से हिला के रख दिया था। वो सॉन्ग था रिग्रेट्स ऑफ टाइम। इस सॉन्ग को बैन करने की वजह से गवर्नमेंट को बहुत बड़ा पब्लिक बैकलैश फेस करना पड़ा। लोगों के इंटेंस प्रोटेस्ट की वजह से गवर्नमेंट को फाइनली ये रियलाइज हो जाता है कि म्यूजिक इंडस्ट्री भी फिल्म इंडस्ट्री की तरह काफी पोटेंशियल रखता है और फिर फाइनली 1996 में म्यूजिक सेंसरशिप लॉ को भी हटा दिया जाता है। तो इस तरीके से साउथ कोरिया में म्यूजिक इंडस्ट्री यानी के-पॉप की इस्टेब्लिशमेंट होती है। तो 1996 में सेंसरशिप लॉ हटने के बाद साउथ कोरिया में क्या क्या हुआ था। के-पॉप की एस्टेब्लिशमेंट के बाद सेओताजी एंड द बॉयज के म्यूजिक की वजह से साउथ कोरियन म्यूजिक इंडस्ट्री को काफी ज्यादा अलग पहचान मिली थी। उनके डिसबैंड होने के बाद कई सारी कंपनीज ने उनके जैसे सॉन्ग्स और म्यूजिक ग्रुप बनाने की काफी कोशिश की थी, लेकिन सेओताजी एंड द बॉयज की बराबरी कोई भी नहीं कर पाया था, क्योंकि उनके बनाए गए म्यूजिक फ्यूजन के सॉन्ग्स काफी ज्यादा कैची और एडिक्टिव थे। 1996 में के-पॉप की एस्टेब्लिशमेंट होते ही उसकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसने एंटरटेनमेंट सेक्टर पर भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट डाला था। साउथ कोरिया के सभी एंटरटेनमेंट चैनल जैसे SBS, KBS और MBC के ऊपर म्यूजिक आर्टिस्ट के लिए अलग अलग म्यूजिक शो प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं, जो आज के टाइम पर के-पॉप कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है। साउथ कोरिया में म्यूजिक फ्यूजन के अलावा हिप हॉप और पॉप ओरिएंटेड सॉन्ग्स भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे। साथ ही साथ रॉक बैंड्स भी अपनी पॉपुलैरिटी फिर से हासिल कर रहे थे, मगर म्यूजिक फ्यूजन सॉन्ग्स की सबसे ज्यादा डिमांड थी। सेओताजी एंड द बॉयज के बनाए गए सॉन्ग्स ने कई सारे सॉन्ग राइटर्स और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर को काफी इंस्पायर किया था, और उन्हीं में से एक था ली सुमैन, जो असल में SM एंटरटेनमेंट का फाउंडर था। जहां ज्यादातर सॉन्ग राइटर्स और प्रोड्यूसर सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक फ्यूजन का यूज करके सॉन्ग्स बना रहे थे, वहीं ली सुमैन ने सेओताजी एंड द बॉयज के म्यूजिक प्रोडक्शन के ब्लूप्रिंट के साथ साथ म्यूजिक के रिलेटेड मार्केटिंग पर भी फोकस किया था, जिसके लिए उसने अपने SM स्टूडियो को SM एंटरटेनमेंट बना दिया था। SM एंटरटेनमेंट असल में के-पॉप की सबसे पहली ऑफिशियल एंटरटेनमेंट कंपनी है, और इसी कंपनी ने के-पॉप का कोर एलिमेंट इन्वेंट किया था, जो था आइडल सिस्टम। ली सुमैन को आइडल सिस्टम का आइडिया एक स्कैंडल की वजह से आया था। साउथ कोरिया में कोई भी स्कैंडल जो किसी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर सेलिब्रिटी के साथ जुड़ा हो, उसे बहुत ही ज्यादा सीरियसली लिया जाता है, और ऐसे ही एक स्कैंडल की वजह से ली सुमैन को ये ख्याल आता है कि म्यूजिक आर्टिस्ट को सिर्फ और सिर्फ टैलेंटेड ही नहीं बल्कि वेल बिहेव्ड भी होना चाहिए, जिसके लिए ली सुमैन ने अलग अलग स्कूल्स और कॉलेजेस में जाकर सर्वे किया था, जहां उसने बच्चों से ये पूछा था कि एक आइडियल सेलिब्रिटी कैसा होना चाहिए। उस सर्वे के हिसाब से SM एंटरटेनमेंट अलग अलग लोगों का ऑडिशन लेती है, और फिर उसके बाद उन्हें वोकल, रैप और डांस की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन इसके साथ साथ उनको ऑन स्टेज और ऑन स्क्रीन एज अ सेलिब्रिटी एक्ट भी सिखाया जाता है। ट्रेनीज की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद कंपनीज उन ट्रेनीज में से 5 ट्रेनीज के ग्रुप लाइनअप को चूज करती है, पर डेब्यू से पहले उनकी प्रमोशन पर भी काफी ध्यान दिया जाता है, जिसके लिए इस लाइनअप के पांचों मेंबर्स उस टाइम के साउथ कोरिया के बहुत ही पॉपुलर वैरायटी शो पर अपीयर होते हैं, जहां ऑडियंस को उनके बारे में बताया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे सेओताजी एंड द बॉयज ने अपनी प्रमोशन की थी, और उसी शो पर वो मेंबर्स अनरिलीज्ड सॉन्ग भी परफॉर्म करते हैं, जो ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आता है। और फिर यही लाइनअप सेओताजी एंड द बॉयज की तरह MBC के एक म्यूजिक शो पर डेब्यू करते हैं, और इस ग्रुप का नाम होता है H.O.T, जो असल में के-पॉप का सबसे पहला ऑफिशियल आइडल ग्रुप था। उनके प्रमोशन की वजह से उनकी पॉपुलैरिटी पहले से ही काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। उनकी डेब्यू एल्बम वी हेट ऑल काइंड ऑफ वायलेंस 1996 की साउथ कोरिया में हाईएस्ट सेलिंग एल्बम बन जाती है, जिसने 1.5 मिलियन की सेल की थी, और ये माइलस्टोन अचीव करने वाले H.O.T सेओताजी एंड द बॉयज के बाद दूसरे कोरियन एक्ट बन जाते हैं। SM एंटरटेनमेंट का बनाया गया ये आइडल सिस्टम के-पॉप को एकदम नई डायरेक्शन देता है, जिसका यूज करके कई सारी एंटरटेनमेंट कंपनीज आइडल ग्रुप्स फॉर्म करना शुरू करती हैं, पर कोई भी H.O.T की बराबरी नहीं कर पाता। – 1997 तक के-पॉप काफी ज्यादा इवॉल्व हो जाता है, लेकिन इसी टाइम साउथ कोरिया फिर से डिक्टेटरशिप जैसा बुरा टाइम देखता है, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। इस क्राइसिस की वजह से साउथ कोरिया के साथ साथ इंडोनेशिया और थाईलैंड में भी इकोनॉमी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था, मगर इस क्राइसिस के बावजूद के-पॉप इंडस्ट्री इवॉल्व होने से नहीं रुकती, और इसी साल SM एंटरटेनमेंट के-पॉप का सबसे पहला गर्ल ग्रुप भी फॉर्म करती है, जिसका नाम था SES
ये गर्ल ग्रुप भी H.O.T की तरह काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहता है। उनकी डेब्यू एल्बम आई एम योर गर्ल फीमेल कोरियन एक्ट द्वारा रिलीज की गई हाईएस्ट सेलिंग एल्बम बन जाती है, जिसने 650,000 कॉपी सेल की थी। डेब्यू के साथ SES H.O.T की तरह ही हाईएस्ट सेलिंग आर्टिस्ट बन जाते हैं कोरिया में। K-pop का सबसे बड़ा एक्सपेंशन आता है 1998 में, जब K-pop को गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सपोर्ट मिलता है। किम दाई-जंग जो साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट बनते हैं, उनकी मदद से K-pop एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। 1990 के टाइम साउथ कोरियन गवर्नमेंट की प्रायोरिटी थी कल्चर एक्सपोर्ट, लेकिन उस टाइम गवर्नमेंट ने मॉडर्न कल्चर को अडॉप्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से साउथ कोरिया मॉडर्न टाइम से ज्यादा एक्सपोज नहीं हो पाता। मगर किम दाई-जंग ने इसी कमी को बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया था। कल्चर एक्सपोर्ट के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन को भी प्रायोरिटी देते हुए उन्होंने एंटरटेनमेंट सेक्टर पर काफी ज्यादा चेंजेस किए थे, जिनमें से सबसे पहला चेंज था सेंसरशिप सिस्टम को पूरी तरीके से नलीफाई करना। हालांकि 1996 में सेंसरशिप लॉ को हटा तो दिया गया था, पर अभी भी म्यूजिक और मूवीज के लिए रिव्यू सिस्टम एक्टिव था, और किम दाई-जंग ने इस तरीके के सारे सिस्टम को हटाकर क्रिएटिव लिबर्टी को प्रमोट किया, जिससे आइडल्स और किसी भी म्यूजिक आर्टिस्ट को पूरी की पूरी लिबर्टी दी गई कि वो जैसे चाहें वैसे म्यूजिक बना सकते हैं। इसके अलावा किम दाई-जंग साउथ कोरिया में वाइड डिजिटल ब्रॉडबैंड सर्विसेज भी लेकर आए थे, जिसकी मदद से K-pop डिजिटलाइजेशन से भी एक्सपेंड होना शुरू होता है। 1998 से पहले सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विसेज काफी ज्यादा लिमिटेड थे, मगर किम दाई-जंग वाइड डिजिटल ब्रॉडबैंड सर्विसेज को इतनी तेजी से प्रमोट करते हैं कि साउथ कोरिया के 96% हाउसेज में ये ब्रॉडबैंड पहुंच जाता है, जिसकी वजह से साउथ कोरिया को मोस्ट वाइड नेशन का टाइटल भी मिलता है। इस सर्विस की वजह से साउथ कोरियन ऑडियंस जो म्यूजिक शो की लाइव परफॉर्मेंस नहीं देख पाते थे, उन्हें घर बैठे बैठे ही K-pop का एक्सपोजर मिलने लगता है। इसके बाद आइडल ग्रुप्स की लाइव परफॉर्मेंस साउथ कोरिया के टेलीविजन पर मोस्ट व्यूड कंटेंट बन जाती है। किम दाई-जंग सिर्फ वाइड ब्रॉडबैंड तक नहीं रुकते, उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट K-pop के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है, और जो था जापान के साथ ट्रीटी। जिस टाइम साउथ कोरिया में जापानीज कंटेंट को बैन किया गया था, वैसे ही जापान में भी साउथ कोरियन कंटेंट को बैन किया गया था। लेकिन किम दाई-जंग जापान और साउथ कोरिया रिलेशनशिप अच्छे करने के लिए ट्रीटी प्रपोज करते हैं, जिसके लिए जापान और साउथ कोरिया के एंटरटेनमेंट कंटेंट उनकी कंट्रीज में लीगलाइज कर दिए जाते हैं, जिससे साउथ कोरियन ऑडियंस को J-pop और जापानीज ऑडियंस को K-pop का एक्सपोजर मिलना शुरू होता है। और K-pop जापानीज ऑडियंस के लिए एक और स्ट्रेटेजी यूज करता है, सॉन्ग डबिंग। SM एंटरटेनमेंट सबसे पहले जापान की एक म्यूजिक लेबल VAP रिकॉर्ड्स के साथ कोलैबोरेट करके ग्रुप SES के लिए एक ओरिजिनल जापानीज सॉन्ग रिकॉर्ड करवाते हैं, जिससे SES जापान में डेब्यू करने वाला सबसे पहला कोरियन ग्रुप बनता है। उनके ओरिजिनल जापानीज सॉन्ग के बाद उनके कई सारे कोरियन सॉन्ग्स को जापानीज लैंग्वेज में डब करके रिलीज किया जाता है, और जापानीज ऑडियंस भी ओपनली K-pop को अडॉप्ट करती है। SES के बाद H.O.T भी अपना जापान डेब्यू करते हैं, और उनका डेब्यू भी काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल रहता है। किम दाई-जंग के विजन में साउथ कोरिया का कल्चर एक्सपोर्ट यानी कि कोरियन वेव साउथ कोरिया से निकलकर कई सारी एशियन कंट्रीज तक पहुंच गया था, और K-pop और K-ड्रामास इसके सबसे बड़े कंपोनेंट्स थे। किम दाई-जंग को उनके एक्सीलेंट सर्विसेज की वजह से नोबेल प्राइज तक मिला हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने जिस तरीके से कल्चर को यूज करके इकोनॉमी को रिवाइव किया था, उनको कल्चर मिनिस्टर का भी टाइटल मिलता है। K-pop में H.O.T और SES जैसे ग्रुप्स को फर्स्ट जनरेशन कहा गया है। SM एंटरटेनमेंट K-pop की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी बन चुकी थी, लेकिन उसके अलावा दो और ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने फर्स्ट जनरेशन में H.O.T और SES जैसे पॉपुलर आइडल ग्रुप्स को फॉर्म किया था। एक थी YG एंटरटेनमेंट। इस कंपनी को बनाया था यंग ह्योन सुक ने, जो असल में Seotaiji एंड द बॉयज का फॉर्मर मेंबर था। इस कंपनी ने आइडल ग्रुप की जगह हिप हॉप ओरिएंटेड रैप ग्रुप को प्रायोरिटी दी थी। वन टाइम जो कि फर्स्ट जनरेशन का सबसे पॉपुलर हिप हॉप ग्रुप था, उसको फॉर्म करने वाली कंपनी YG एंटरटेनमेंट ही थी। इसके अलावा एक और कंपनी थी JYP एंटरटेनमेंट, जिसने पॉप ओरिएंटेड कंटेंट को यूज करके आइडल ग्रुप H.O.T को फॉर्म किया था। इसके अलावा फर्स्ट जन के सबसे पॉपुलर K-pop सोलोइस्ट में से एक रेन ने भी JYP एंटरटेनमेंट के अंडर ही डेब्यू किया। SM एंटरटेनमेंट, YG एंटरटेनमेंट और JYP एंटरटेनमेंट, इन तीनों कंपनीज के आइडल ग्रुप्स और सोलोइस्ट की पॉपुलैरिटी की वजह से उनको बिग थ्री कहा जाने लगता है। तो इस तरीके से किम दाई-जंग के सपोर्ट से साउथ कोरियन म्यूजिक इंडस्ट्री यानी कि K-pop कई सारी एशियन कंट्रीज में पॉपुलैरिटी हासिल करता है। साथ ही साथ फर्स्ट जनरेशन ग्रुप्स जैसे H.O.T और SES इसका सबसे बड़ा कारण बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।